Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Sri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, from today, we will start a new topic which is relating to the dying declaration. Section 26 of Bharatiya Saksha Adhiniyam specifically deals with the concept of dying declaration, the statement of a person who cannot be called as a witness. So, previously, in the Indian Evidence Act 1872, it was section 32, and BSA Bharatiya Saksha Adhiniyam, the dying declaration is mentioned under section 26. So we will discuss in this particular lecture the first part of dying declaration, that is introduction and form of dying declaration. तो आज हम डाइंग डिक्लेरेशन का इंट्रोडक्शन और उसका फॉर्म डिस्कस करने वाले हैं। और उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी भी मेरे चैनल पर इतने ऑडियंस जो है वो 30% ऑडियंस ऐसी है जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है चैनल, और 70% ऑडियंस ऐसी है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आपको ऐसे ही लेक्चर फ्यूचर में मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। So the introduction of dying declaration is: a dying declaration is considered credible and trustworthy evidence based upon the general belief that the most people who know that they are about to die do not lie. The very purpose behind the credibility and authenticity of a dying declaration is that the person who is about to die do not lie. तो कंसेप्ट क्या है, क्यों डाइंग डिक्लेरेशन को इतना भरोसे वाला माना गया है, क्यों इसको इतना क्रेडिबल माना गया है, ट्रस्टवर्दी माना गया है, क्यों हम डाइंग डिक्लेरेशन पर भरोसा रखते हैं? क्योंकि ऐसा बिलीफ है, ये जनरल बिलीफ है, लोगों का मानना है कि जो पर्सन मरने वाला है वो झूठ नहीं बोलेगा, मरता हुआ पर्सन झूठ नहीं बोलता है। ये एक जनरल बिलीफ है और यही बिलीफ एक बेस है डाइंग डिक्लेरेशन के ट्रस्टवर्दी का। डाइंग डिक्लेरेशन पे भरोसा किया जाता है, डाइंग डिक्लेरेशन को कोर्ट में एडमिसिबल किया जाता है। वर्ड डाइंग डिक्लेरेशन मीन्स अ स्टेटमेंट रिटन और वर्बल ऑफ रिलेवेंट फैक्ट्स मेड बाय अ पर्सन हु इज डेड. To the person who is dead, if that person made any statement, whether it may be a written or verbal, that may be known as a dying declaration. तो एक आधा पर्सन ने स्टेटमेंट दिया, चाहे वो लिखित रूप में हो, चाहे वो वर्बल हो, चाहे उसने बोला हो, और वो केस से रिलेटेड उसने बोला है, रिलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड बोला है, और वो बोलने के बाद अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसका स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा। It is the statement of a person who had died explaining the circumstances of his death. So if the person explained the circumstances of his death in his statement, and after explaining the circumstances of his death, if he dies, that statement is supposed to be known as a dying declaration. तो अगर कोई पर्सन अपने स्टेटमेंट में अपने डेथ को एक्सप्लेन करता है कि उसकी डेथ कैसे हुई, और वो एक्सप्लेन करने के बाद अगर उसकी डेथ हो जाती है तो हम उसके स्टेटमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन कहेंगे। This is based on the maxim Nemo Mauritius Presimenter Mentri. A man will not meet his maker with lie on his mouth. So this is the Latin maxim, and very meaning of this maxim is a person will not meet his maker with lie on his mouth. तो ये कंसेप्ट है इस लैटिन मैक्सिम का, नेमो मॉरिशियस प्रिजमेंटर मेंट्री का। मतलब क्या है कि कोई भी पर्सन अब मरने के बाद जब वो अपने बनाने वाले से मिलेगा तो वो अपने मुंह पर झूठ लेकर नहीं मिलेगा, मतलब मरते हुए वो झूठ बोलकर अपने बनाने वाले से नहीं मिलेगा, ये ऐसा मानना है, और इसीलिए मरता हुआ पर्सन झूठ नहीं बोलेगा, ये कंसेप्ट है। अवर इंडियन लॉ रिकॉग्नाइजेस दिस फैक्ट दैट अ डाइंग मैन सेल्डम लाइज, अ डाइंग मैन सेल्डम लाइज। मरता हुआ पर्सन बहुत रेयरली झूठ बोलेगा, सेल्डम लाइज, वो झूठ नहीं बोलेगा, ऐसा मानना है। और ट्रुथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ अ डाइंग मैन, मतलब यह है कि जो मरता है तो उसके मुंह से सिर्फ सच ही निकलेगा, वो झूठ नहीं बोलेगा। और यही सारे फैक्टर्स है डाइंग डिक्लेरेशन की ऑथेंटिसिटी के लिए, डाइंग डिक्लेरेशन को एडमिसिबल बनाने के लिए, डाइंग डिक्लेरेशन को क्रेडिबल, भरोसे के लायक बनाने के लिए ये सारा कंसेप्ट है। तो ये था इंट्रोडक्शन जो हमने डिस्कस किया। अब एग्जैक्टली जो डाइंग डिक्लेरेशन का कंसेप्ट है वो बीएसए के सेक्शन 26 में मेंशन किया हुआ है। अब सेक्शन 26 क्या कहता है, देखिए, केसेस इन विच स्टेटमेंट ऑफ रिलेवेंट फैक्ट बाय पर्सन हु इज डेड और कैन नॉट बी फाउंड इज रिलेवेंट। तो ऐसे पर्सन का स्टेटमेंट
जो कि रिलीवेंट फैक्ट से रिलेटेड है, जो केस चल रहा है उससे रिलेटेड है, और जो पर्सन की डेथ हो गई है, जो पर्सन मिल नहीं रहा है, उसकी रिलीवेंसी सेक्शन 26 में बताई गई है। अब देखिए सेक्शन 26 क्या कहता है, स्टेटमेंट वेदर इट मे बी रिटन, वर्बल और रिलेटिंग टू रिलीवेंट फैक्ट मेड बाय अ पर्सन हु इज डेड, who cannot be found, become incapable of giving evidence, or whose attendance cannot be procured without delay, that is relevant। वो क्या है, वो relevant है when it relates to a cause of death, तो that statement becomes relevant। तो देखिए any statement which is written, verbal or relevant fact made by any person who is dead, who cannot be found, who is become incapable of giving evidence, or whose attendance cannot be procured without delay, that is relevant when it relates to cause of his death। जब वो उसके कॉज ऑफ डेथ से अगर रिलेट करता है तो डेट बिकम्स रिलीवेंट। तो स्टेटमेंट वर्बल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, लेकिन वो स्टेटमेंट चाहे वर्बल हो चाहे रिटन हो, वो केस से रिलीवेंट होना चाहिए। और किसने किया हुआ स्टेटमेंट रिलेवेंट होगा, मेड बाय अ पर्सन हु इज डेड, जिसने स्टेटमेंट देने के बाद जिसकी डेथ हो गई, या ऐसा पर्सन जो मिल नहीं रहा है, हु कैन नॉट बी फाउंड, या ऐसा पर्सन जो बिकम्स इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, वो एविडेंस नहीं दे सकता है, इनकैपेबल हो गया। और चौथा पर्सन हुज अटेंडेंस कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड विदाउट डिले, कि जिसकी अटेंडेंस हम अगर लेना चाहेंगे, जिसको बुलाना चाहेंगे तो बहुत ज्यादा देर हो सकती है, तो ऐसे पर्सन के स्टेटमेंट की रिलीवेंसी सेक्शन 26 में बताई हुई है, दैट बिकम्स रिलीवेंट व्हेन इट रिलेट्स टू द कॉज ऑफ हिज डेथ। बट वो डाइंग डिक्लेरेशन कब होगा, किसी पर्सन का स्टेटमेंट जो वर्बल और रिटन हो और ऐसे पर्सन ने किया हो जिसकी डेथ हो चुकी है, और उसने अपने स्टेटमेंट में उसके डेथ का रीजन अगर बताता है तो वो हो जाता है डाइंग डिक्लेरेशन। तो देखिए हाउ अ डाइंग डिक्लेरेशन शुड बी। अब डाइंग डिक्लेरेशन का फॉर्म कैसा होगा, डाइंग डिक्लेरेशन कैसा रिकॉर्ड होगा, देयर इज नो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। तो बीएसए में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में और इंडियन एविडेंस एक्ट में भी कभी भी डाइंग डिक्लेरेशन का स्पेसिफिक फॉर्म नहीं बताया हुआ है। क्या ऐसा नहीं बताया हुआ है कि डाइंग डिक्लेरेशन शुड बी इन दिस फॉर्म, देयर इज नो फॉर्म of dying declaration which is mentioned in the BSA, Bharatiya Sakshya Adhiniyam। However, the best form of dying declaration is in the form of question and answer। लेकिन बेस्ट फॉर्म डाइंग डिक्लेरेशन का क्या है, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में, उससे पूछा जा रहा है कुछ क्वेश्चन और वो आंसर दे रहा है, तो इस तरीके से डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड किएगा। फॉर एग्जांपल तुम्हारा नाम क्या है, उसका आंसर आएगा मेरा नाम सो एंड सो है, तुमको किसने मारा, लाइक दैट। तो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में बेस्ट फॉर्म है डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करने का। हाउएवर व्हेनेवर अ डाइंग डिक्लेरेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर, precaution should be taken that exactly what question are asked and what answer are given by the patient, those should be written। So whenever the dying declaration is recorded in the question and answer form, the precaution should be taken by the person who is recording the dying declaration that the exact word in the question being used, that must be written in the dying declaration, and whatever the answer given by the patient, that must be mentioned। जो भी लैंग्वेज में जो भी वर्ड यूज किए जा रहे हैं डाइंग डिक्लेरेशन में, क्वेश्चन पूछते वक्त या आंसर आते वक्त, एग्जैक्टली वही वर्ड में डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड होना चाहिए, उसको फिल्टर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए कि डाइंग डिक्लेरेशन में भी इन द फॉलोइंग फॉर्म, कौन से फॉर्म में डाइंग डिक्लेरेशन हो सकता है। द फर्स्ट वन इज रिटन फॉर्म। अब डाइंग डिक्लेरेशन, इट इज प्रीफर्ड दैट इट शुड बी रिटन इन द वर्नाकुलर व्हिच द पेशेंट अंडरस्टैंड एंड स्पीक्स। So the dying declaration may be recorded in the written form। written form में dying declaration record होगा। best form of recording the dying declaration is in the written form। and whenever the dying declaration is recorded in the written form, it should be recorded in the vernacular which is known by the person। समझ रहे हो क्या होगा कि जब कभी भी डाइंग डिक्लेरेशन किसी पर्सन का रिकॉर्ड किया जाएगा तो डाइंग डिक्लेरेशन उसी लैंग्वेज में रिकॉर्ड किया जाएगा जो उस पेशेंट को समझ में आ रही है। जिसका डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड किया जा रहा है वो जिस लैंग्वेज को समझता है, वो जिस लैंग्वेज को बोल पा रहा है, जिस लैंग्वेज को समझ पा रहा है, उसी लैंग्वेज में डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड किया जाएगा। ये ध्यान में रखना जरूरी है। दूसरा फॉर्म है डाइंग डिक्लेरेशन का वर्बल फॉर्म। तो डाइंग डिक्लेरेशन में बी रिकॉर्डेड इन द वर्बल फॉर्म। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जांपल हमने देखा कि डाइंग डिक्लेरेशन कोई भी पर्सन रिकॉर्ड कर सकता है। अगर मैं रास्ते से जा रहा हूं और एक पर्सन जो बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में पड़ा हुआ है और मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन की डेथ हो सकती है, तो अब मैं उसका डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड कर सकता हूं।
लेकिन उस टाइम पे ना तो मेरे पास कोई पेज है और ना तो मेरे पास कोई पेन है जिसके चलते मैं डाइंग डिक्लेरेशन रिटर्न फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकूं। तो उस सिचुएशन में मेरे पास पेन भी नहीं है, कागज भी नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं, उसका डाइंग डिक्लेरेशन वर्बल फॉर्म में भी रिकॉर्ड कर सकता हूं। मैं कुछ चीजें उससे पूछूंगा और वो मुझे आंसर देगा, तो ये वर्बल फॉर्म में होगा। सो व्हेन डाइंग डिक्लेरेशन इज अ वर्बल, इट कैन बी प्रूव्ड बाय एग्जामिनिंग द पर्सन इन हुज प्रेजेंस द स्टेटमेंट वाज मेड। बट कभी कभी क्या होता है कि डाइंग डिक्लेरेशन जब वर्बल फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाना है, तो उस सिचुएशन में जिस पर्सन के सामने वर्बल डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड किया गया है, उसको एज अ विटनेस कोर्ट में पेश रह के ये बताना पड़ेगा कि हाँ मेरे प्रेजेंस में ये डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड किया गया है। ये वर्बल फॉर्म में अगर होता है, तो अगर मुझे वर्बल फॉर्म में किसी का डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करना है, तो अगर मेरा दोस्त वहां पर प्रेजेंट है तो मैं उसके प्रेजेंस में डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करूंगा और मेरे दोस्त को एज ए विटनेस कोर्ट में हाजिर रहना पड़ेगा ये कहने के लिए कि हाँ मेरे प्रेजेंस में ही ये डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड हुआ है। तो डाइंग डिक्लेरेशन वर्बल फॉर्म में भी रिकॉर्ड हो सकता है। निसार अहमद फज मोहम्मद काजी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ये केस है, देखिए। वेयर द डिक्लेरेंट मेंशन द नेम ऑफ द अक्यूज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द डॉक्टर हु गेव हिम प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट। तो क्या हो गया यहां पर कि डिक्लेरेंट ने क्या किया, जिसकी डेथ हो गई है उसने डॉक्टर के प्रेजेंस में, जब डॉक्टर प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट दे रहा था उस पेशेंट को, उसने अक्यूज्ड के नाम बताया डॉक्टर को, और नाम बताने के बाद उसकी डेथ हो गई। अब ध्यान में रखिए, एंड द डॉक्टर्स एविडेंस वाज फाउंड टू बी वेरी क्लियर एंड अनशेकन इन एनी मैनर इन द क्रॉस एग्जामिनेशन, द डाइंग डिक्लेरेशन वाज हेल्ड टू बी रिलायबल। अब यहां पर क्या हुआ, डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड किसने किया था इस केस में, डॉक्टर ने रिकॉर्ड किया था, वर्बल फॉर्म में रिकॉर्ड किया था। जब डॉक्टर उसको प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट दे रहा था तब उसने बताया था अक्यूज्ड के नाम। अब डॉक्टर ने कहा कि हाँ मरते वक्त इसने मुझे ये अक्यूज्ड का नाम बताया कि ये अक्यूज्ड ने उसको मारा। अब डॉक्टर को कोर्ट में बुलाया गया, डॉक्टर का क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, लेकिन डॉक्टर का जो स्टेटमेंट था वो बहुत ही क्लियर, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर था, कोई डाउट उसमें पाया नहीं गया। कोर्ट ने उस डाइंग डिक्लेरेशन को रिलायबल माना इस केस में, ठीक है। अब देखिए थर्ड फॉर्म ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन ये है गेस्चर एंड साइन फॉर्म। देखिए, इफ the person can't speak, then the dying declaration may be recorded in the sign or gesture form. Suppose if the person is deaf and dumb, ना तो उसको सुने आ रहा है ना तो बोल पा रहा है, तो in this particular situation the dying declaration may be recorded in the sign form. Sign language में dying declaration record हो सकता है। Suppose if the person can't speak, तो उसके गेस्टर में, इशारों में भी डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड हो सकता है। दैट डाइंग डिक्लेरेशन आल्सो बिकम्स रिलेवेंट। क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला, देखिए, इट वाज हेल्ड दैट इफ द इंजर्ड पर्सन इज अनेबल टू स्पीक, he can make dying declaration by signs and gesture in response to the question. अगर पर्सन बोल नहीं पा रहा है तो उस सिचुएशन में इशारों में या साइन लैंग्वेज में उसका डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड किया जा सकता है। इस केस में क्या हुआ था, विक्टिम का वोकल कॉर्ड ही कट गया था, अक्यूज ने उसका वोकल कॉर्ड काट दिया था, जिसके चलते वो बोल नहीं पा रहा था। तो वहां पर उसने इशारों में उसका डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड किया गया और उसके डाइंग डिक्लेरेशन को कोर्ट ने माना। तो ये जो था कि मतलब डाइंग डिक्लेरेशन में बी रिकॉर्डेड इन द रिटन फॉर्म, ओरल फॉर्म, और इवन इट मे बी रिकॉर्डेड इन अ गेस्चर और साइन फॉर्म। तो these signs and gesture are regarded as a verbal statement within the meaning of section 32। यहां पर ये केस पुराना है इसलिए सेक्शन 32 में रिलीवेंट माना था। अब कभी आगे जाके जब केस होगा तो सेक्शन 26 में रिलीवेंट मानेगा। तो जब कभी भी किसी पर्सन का डाइंग डिक्लेरेशन गेस्चर और साइन फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाएगा तो वो वर्बल स्टेटमेंट कहलाएगा, रिटन नहीं। तो ये बात ध्यान में रखिए कि ये थे कुछ फॉर्म ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन जो हमने डिस्कस किया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए ताकि सबको बेनिफिट हो सके। थैंक यू वेरी मच।